हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं सुखवीर सिंह अपने स्कूल डनेरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपने सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो हिस्ट्री की जो सीरीज जो चल रही है प्रैक्टिस सेट वाली, तो इसमें आज हम देखेंगे मुगल डायनेस्टी या मुगल सल्तनत को। कल तक हमने देखा था दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधियों को भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मुगल सत्ता में कैसा क्या रहा कि बाबर इस्टेब्लिश करता है भारत में। कौन? बाबर भारत में क्या मुगल वंश की नींव डालता है। क्लियर? मुगल वंश की नींव डालता है 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद। क्लियर? पानीपत का जो युद्ध होता है 1526 में, और यह सल्तनत जो मुगल सल्तनत है वो 1857 ईस्वी तक रहती है। 1857 का जब विद्रोह होता है तो जो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर होता है उससे जो पराजित होता है भारत, तो उसमें क्या होता है, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके या बंदी बना के रंगून भेज दिया जाता है। तो वहां तक का इतिहास है, हम इस चीज को देखेंगे मुगल वंश में। तो बाबर इस वंश की नींव डालता है, मुगल वंश की, जो चंगेज और तैमूरों की वंशज था। माँ की तरफ से 5वां वंशज था, पिता की तरफ से 14वां वंशज था। तो सवाल की जो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने सीरीज की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं, इस सवाल से करते हैं। आज की जो सीरीज होगी हमारी, हम इसमें देखेंगे कि बाबर और हुमायूं को, इन दो शासकों से जो सवाल बनेंगे उन पे चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल हमारा यही रहा कि भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। भारत में तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर, अकबर, राणा सांगा या इब्राहिम लोधी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ए सही होगा, बाबर ने। दरअसल बाबर जो भारत में सफल हुआ, उसकी सफलता के पीछे जो मेन कारण था वो यही था कि बाबर के पास सफल तोप खाना था और उसने प्रत्येक युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया। अगर बाबर की बात करें हम, तो बाबर जो है इसने 1519 में सबसे पहले भेरा के किले पर तोप खाने का प्रयोग किया था। क्लियर? सबसे पहले अगर पूछा जाए बाबर ने भारत पर तोप खाने का प्रयोग कब किया था, तो 1519 भेरा के किले पर किया था। क्लियर? इसमें क्या था, एक उस्मानिया पद्धति थी। इस तोप खाने में उस्मानिया पद्धति का प्रयोग किया था। उस्मानिया पद्धति का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, ये पद्धति ऐसी थी कि बीच में घोड़ों के साथ सैनिक खड़े करना, रथों का प्रयोग करना, बीच में जगह छोड़ देना, फिर यहाँ बनाना और यहीं बीच में तोप खाने का प्रयोग करना, तोपों को लगा देना, फिर सेना, हाथी, इस तरह से करके ऊंची सी टील बना के, फिर साथ में बगल में ऊंटों पर जो घूमने वाली इसके पास तोपें थी, तो सभी दिशाओं में मार कर सकती थी। तो यही इसकी सफलता का मेन कारण था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा फ्रेंड्स, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही है कि भारत में बाबर की विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। भारत में बाबर की विजय का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो हाथी सेना, रथ कौशल, गुप्तचर या तोप खाना पद्धति? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन रिलेट है, तो बाबर की सफलता का जो मेन कारण था, आंसर डी सही है हमारा, क्या? तोप खाना। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हजरत ए आला की पदवी धारण की थी? हजरत ए आला की पदवी धारण की थी। तो विकल्प देखिए फ्रेंड्स, बलबन,
मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी सही होगा, शेरशाह सूरी। दरअसल यह एक अफगान वंश था। शुरुआत में बाबा फरीद के नाम एक छोटा सा सैनिक था, छोटा सा मामूली सा सैनिक था, लेकिन इसके अंदर महत्वाकांक्षा इतनी थी, इतनी महत्वाकांक्षा थी कि शासक बना और मुगल सत्ता को चुनौती दी, यहाँ तक कि हुमायूं को निर्वासित कर दिया इसने। जब 1539 में चौसा का युद्ध होता है, 1540 में बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, उन दोनों युद्धों में हुमायूं को पराजित कर देता और निर्वासित कर देता, एक इतनी बड़ी शक्ति के रूप में उभर के आता है। तो हजरत आला की जो उपाधि थी वो शेरशाह सूरी ने, आप जानते हैं कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी से जुड़ा हुआ था। और जो टोडरमल भूमि के सर्वेक्षण की जो बात की जाती है वे भी सबसे पहले इसी के दरबार में थे। जो आज रुपया की प्रणाली है, 16 आना की जो सिस्टम चलता है भारत में, वो इसी की देन है भारत में। क्लियर फ्रेंड्स? तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल इसका राइट आंसर डी सही होगा, शेरशाह सूरी रहते आला। क्लियर? ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहासन पर बैठते समय बाबर की उम्र कितनी थी? मुझे नहीं लगता कि इतनी कम उम्र में कोई और भी शासक शासन सत्ता संभाली होगी किसी ने, जितनी कम उम्र में बाबर ने संभाली थी। फ्रेंड्स क्लियर? क्योंकि बाबर के बारे में कहा जाता है कि जो बाबर था उसने सबसे कम उम्र में गद्दी पर बैठा था, और उसकी उस टाइम उम्र, क्योंकि 1483 में इसका जन्म होता है, 83 में इसका जन्म होता है। मिर्जा उमर शेख पिता का नाम, माता का नाम, पिता का नाम मिर्जा उमर शेख था, और माँ जो थी कुतुब निगार, ये माँ थी इनकी। 1483 में इनका जन्म होता है और ये 11 वर्ष की उम्र में 1494 में ये फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये बंदा बैठता है, और भारत में इसके आक्रमण करने का कारण रहता आर्थिक, क्योंकि अपने लोगों की जीविका जनजीविका से जूझ रही थी, भूखमरी की कगार पे थे, और वहां भी इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। और ऐसे में दौलत खान लोधी जैसे लोग इसे भारत में आने के लिए आमंत्रित करते हैं, और आता है, आक्रमण करता है, और 1526 में मुगल वंश की नींव डालता है। 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है, 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है, 1504 में ये मुल्तान को जीतता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखा जाए इसका राइट आंसर बी सही होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? अच्छा सवाल है। गुलबदन बेगम ने, सलीमा सुल्तान बेगम, या रुकैया बेगम ने, या मरियम उज्जवानी ने? कुछ नाम ऐसे भी होंगे जो आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स जो हुमायूंनामा थी वो गुलबदन बेगम। क्लियर? हुमायूंनामा, इसका राइट आंसर ए सही होगा, गुलबदन बेगम ने। क्लियर फ्रेंड्स? गुलबदन बेगम ने, इसका राइट आंसर ए सही होगा। ये दरअसल बाबर की पुत्री थी, क्योंकि बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, जैसे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। 5वीं ये पुत्री थी गुलबदन बेगम। तो इन्होंने ही हुमायूंनामा की रचना की थी। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा ये क्वेश्चन, कई बार पूछा है। तो उर्दू भाषा में, फारसी भाषा में, टर्की भाषा में, या अफगानी भाषा में, या अफगानी भाषा में?
तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो टर्की भाषा में होगा। क्लियर? यह जो भाषा है टर्की भाषा में तुझके बाबरी। बाबर ने यहाँ की संस्कृति विरासत के बारे में उल्लेख किया अपनी इस टर्की यानी आत्मकथा में तुझके बाबरी में। और सबसे शक्तिशाली शासक जो विजयनगर साम्राज्य का इसने उल्लेख किया है कि भारत में उस समय सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो विजयनगर साम्राज्य में था। क्लियर? कृष्णदेव राय का उल्लेख किया इसने। क्लियर? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। बाबर और सिकंदर लोधी, बाबर और राणा सांगा, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और हयात खान। फ्रेंड्स जब बाबर जब भारत में आया था तो लोधियों से, सिकंदर लोधी से, सॉरी इब्राहिम लोधी से जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 में, उसके बाद नेक्स्ट वर्ष खानवा का युद्ध होता है 1527 में। ठीक है ना? जब यहाँ इन लोगों को लगा था, यहाँ के लोगों को लगा था कि बाबर भी यानी तैमूरों की तरह, मंगोलों की तरह आएगा, लूटेगा, चला जाएगा, दिल्ली की सत्ता को कमजोर कर देगा और बाद में हम यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स होता इसके विपरीत है। बाबर भारत में आता है, भारत में बस जाता है और जब उन्हें अपनी सत्ता का भय सताने लगता है तो फिर वो बाबर को चुनौती देते हैं और आक्रमण करते हैं बाबर पर। तो युद्ध करते हैं बाबर से और जो नेक्स्ट युद्ध होता है खानवा का युद्ध 1527 में होता है और यह युद्ध फ्रेंड्स होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। इस युद्ध में बाबर फ्रेंड्स क्या करता है? जिहाद का नारा देता है, जिहाद का नारा देता है और इसी युद्ध में बाबर क्या करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। अपने शासकों को उत्तेजित करता है युद्ध के लिए कि अगर आप यह युद्ध हार गए तो भारत जैसा साम्राज्य आप खो देंगे और फिर वही भुखमरी की कगार पे चला जाएंगे आप लोग। अपने सैनिकों में आक्रोश पैदा करता है कि आप वही रूसों वाला हिसाब करता है कि आपके पास खोने के लिए क्या है? खोने के लिए है तो बेड़ियां हैं, पाने के लिए पूरा संसार है। तो ऐसा ही बाबर करता है कि आपके पास क्या है? खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए भारत जैसा साम्राज्य है जो हर तरह से आर्थिक सोने की चिड़िया कहा जाता है, संपन्न है। क्लियर? राइट आंसर बी सही होगा, बाबर और राणा सांगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अच्छा सवाल है। पानीपत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था, सी राइट आंसर सही है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, 1526 में हुआ था। क्लियर फ्रेंड्स? और यहीं से मुगल सत्ता की नींव पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अच्छा सवाल है, ये सब उसी से जुड़े हुए हैं। तो जब बाबर ने आक्रमण किया था तो जिससे युद्ध किया था वही दिल्ली का सुल्तान था ना, तो कौन था? इब्राहिम लोधी। क्लियर? राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण किस लोधी सरकार ने दिया था? बाबर को आक्रमण करने का निमंत्रण किस लोधी सरकार ने दिया था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी या दौलत खान लोधी? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर सही होगा वो डी सही होगा, दौलत खान लोधी ने। क्लियर? दौलत खान लोधी ने क्या किया था? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्लियर? राइट आंसर डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? इसका भी उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है तुझके बाबरी, जो टर्की भाषा में लिखी गई है, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि मेवाड़ का शासक कौन था। मेवाड़ को भी उसने शक्तिशाली शासक के रूप में माना है। तो मेवाड़ का शासक जो फ्रेंड्स था वो राइट आंसर भी सही होगा, राणा सांगा। क्लियर? बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बाबर का वास्तविक नाम पूछ रहा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। पूछ लेता है कि जो मुगल शासक थे उनका पूरा नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था।
तो क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या जमाल मोहम्मद बाबर, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर, नासरुद्दीन मोहम्मद बाबर? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका राइट आंसर है। अगर हुमायूं की बात की जाए तो नासरुद्दीन महमूद मोहम्मद हुमायूं, तो यहाँ हो जाएगा बाबर को अगर काट के हुमायूं कर दिया जाएगा तो नासरुद्दीन महमूद हुमायूं हो जाएगा। और अकबर के बारे में कहा जाए तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कह दिया जाएगा। क्लियर? इसका राइट आंसर फिलहाल ए सही है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किन अधिकारियों के द्वारा शेरशाह सूरी के शासन काल में, शेरशाह सूरी के शासन काल में परगना प्रशासन की देखरेख की जाती थी? यानी जो परगना जो थाने थे उनकी देखरेख किन के अधीन की जाती थी? तो भाई इसमें पूछा है कि वो अधिकारी कौन से थे जो परगने की देखरेख करते थे, परगना की प्रशासन की देखरेख करते थे? तो सूबेदार या फौजदार थे, कानूनगो या फौजदार थे, सिकदार व कानूनगो थे, या सिकदार या मुंसिफ? क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर सी सही होगा। सिकदार और कानूनगो जो थे वो परगना के प्रशासन की देखरेख किया करते थे। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, कालिंजर के शासक का नाम क्या था? कालिंजर पर जब इसने आक्रमण किया था, हुमायूं सॉरी जहां इसने शेरशाह सूरी ने, इसी समय इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी 45 में ये आक्रमण करता है, 1545 में यह कालिंजर पर आक्रमण करता है। यह एक किला था और यहाँ का जो शासक था, राइट आंसर इसका सी सही होगा। और मैं इस घटना को बता रहा हूँ कि कालिंजर पर जब अभियान करता है ये, तो वह समय 1545 होता है। और फ्रेंड्स होता क्या है, इस समय यहाँ का शासक रुद्रदेव होता है। और होता क्या है कि यह तोप खाने का प्रयोग करता है और तोप जो होता गोला होता है वो इसी के बारूद की जगह फट जाता है और इसमें क्या होता है, इसकी शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और यह कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा सब कुछ लुटा बैठा, खुद को लुटा बैठा। तो ये पूछ रहा है शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था, पूरा सवाल ये है। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? किसने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था? गुलबदन बेगम, सलीमा सुल्तान बेगम, रुकैया सुल्तान बेगम या हाजी बेगम? दरअसल जो मकबरा होता है वो किसी की मृत्यु के बाद बनाया जाता है। क्लियर? तो मकबरा उसकी समाधि स्थल थी। जो कहते हैं कि दिल्ली में दीनपना नगर की जब सीढ़ियों से उतर रहा था तो यह गिर जाता है। तो इसी पे लैनपुर नाम का एक विद्वान है, वो स्टेटमेंट देता है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही मर गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी सही होगा, हाजी बेगम इनकी वाइफ थी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसकी मदद से हुमायूं ने दोबारा सत्ता हासिल की थी? किसकी मदद से हुमायूं ने सत्ता हासिल की थी? जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ था, किससे? शेरशाह सूरी से जब युद्ध होता है हुमायूं के बीच में, पानीपत सॉरी कन्नौज का और चौसा का युद्ध होता है, तो ये 1540 में यहां से चला जाता है। 1540 में यहां से चला जाता है, भटकता रहता है, ईरान, राजस्थान, मुल्तान की तरफ भटकता रहता है। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि शेरशाह सूरी पराजित मर गया है एक दुर्घटना में, और उसके बाद क्या होता है, ये फिर वापस आता है। उस समय ये सूर वंश जो था, अफगानों का जो वंश था वो कमजोर हो चुका था। इस्लाम शाह सूर जो इस समय शासक था, इस शासक को आके शेरशाह सूरी ने चुनौती दी और वह चुनौती ईरान के शाह और इसका जो मंत्री था बैरम खां, इसके सहयोग से चुनौती देता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ए सही है, ईरान के शाह और बैरम खां के सहयोग से
क्या करता है, पुनः भारत में सत्ता हासिल करता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अपने निर्वासन के काल के शुरू में हुमायूं ने कहां शरण ली थी? हुमायूं ने कहां शरण ली थी? पूछ लेता है कभी कभी कि जब शेरशाह सूरी से पराजित होकर हुमायूं निर्वासित हो गया था तो उस समय हुमायूं ने कहां शरण ली थी? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ए सही हो गया, राणा वीरसाल के महल में यहां जाके इसने शरण प्राप्त की थी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, किस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं को भारत से बाहर शरण लेनी पड़ी? किस युद्ध में हारने के बाद? वही घटना है, सब शेरशाह सूरी से जुड़ी हुई ये घटनाएं हैं। 1540 में जब ये युद्ध होता है, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध होता है, इस युद्ध में पराजित होने के बाद क्या होता है, हुमायूं को भारत से बाहर भागना पड़ता है, शरण लेनी पड़ती है। ठीक है ना, राणा वीरसाल के महल में शरण लेता है, फिर उसके बाद ईरान के साथ यहाँ चला जाता है। राइट आंसर ए सही, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध फ्रेंड्स कब हुआ था? 1532, 1539, 1544 या 1555? इसका राइट आंसर बी सही होगा। 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध होता है। ठीक है ना, कहा जाता है कि इस युद्ध में यह जो कर्मनाशा नदी के किनारे हुआ था, काफी सेना उसमें गिर गई थी, मर गई थी, और उसके बाद हुमायूं ने भी गंगा नदी में अपनी कूद कर जान बचाई थी। कहा जाता है कि हुमायूं की जान एक निजाम नाम की विस्ती ने, किसने? निजाम नाम का जो विस्ती था, इसने हुमायूं की जान बचाई। तो हुमायूं ने क्या किया था, बाद में से एक दिन का शासक बना दिया था। जब इससे पूछा था क्या करोगे, तो एक दिन का इसे शासक बनाया था हुमायूं ने, निजाम नाम की विस्ती को, और इसने चमड़े के सिक्के चलाए थे। इस विस्ती ने चमड़े के सिक्का भी जारी कर दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? दिल्ली के नजदीक हुमायूं ने किस नगर की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स, दीन पनाह नगर या आरामगाह या सुल्तानपुर या हुक्मागर? इसका जो राइट आंसर होगा, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की थी? हुमायूं ने की थी, दिल्ली के निकट। ठीक है, दिल्ली के पास में ही इसने की थी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हमारा ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये हमारा अंतिम पड़ाव है क्वेश्चन का। क्लियर। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? कहां का सूबेदार था? तो बद्स का या नूरिस्तान या टखर या पीर पंजशीर का? तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो बद्सका का सूबेदार था। क्लियर। बाबर के शासनकाल में कहां का था? बद्सका का ये सूबेदार था। राइट आंसर ए सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1512 में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से क्यों निकल गया था? क्या कारण थे कि समरकंद जो था वो बाबर के हाथ से निकल गया? समरकंद की सुन्नी प्रजा उससे नाराज थी। बाबर शिया मत का समर्थक था। बाबर अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करता था, या निम्न में से कोई नहीं? या निम्न में से कोई नहीं, या सभी कारण हैं? या सभी कारण हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा डी सही होगा, क्योंकि समरकंद की जो प्रजा थी वो सुन्नी प्रजा थी। ठीक है ना, और बाबर शिया मत का समर्थक था, और बाबर अपनी प्रजा के सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ था। क्योंकि जैसे भारत में या कहीं भी हो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांट के खाई पैदा की जाती है, वैसे ही इस्लाम के अंदर शिया और सुन्नी के नाम से भी मतभेद पैदा किए जाते हैं। क्लियर। वो उनका पर्सनल मामला था फिलहाल। इसका कारण यही था कि जब रिलीजन बीच में आ जाता है और ऐसी ऐसी भावनाएं आती हैं तो फिर वहाँ मतलब इनोवेशन और मतलब ये चीजें मायने नहीं रखती।
तो यही बात मेन थी इसकी कि वहाँ की जो प्रजा थी वो सुन्नी थी, बाबर शिया का समर्थन करता था। और ऐसे में वहाँ के लोगों को लगा कि बाबर शिया मत का समर्थन करता है, शिया धर्म को मानता है और यह मेरे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता। तो राइट आंसर हमारा डी सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारी सीरीज आज यही समाप्त होती है, विराम करते हैं। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ आपके बीच। उसमें हम शेरशाह सूरी को देखेंगे और हम उसी के साथ अकबर को देखेंगे। क्लियर? उनकी नीतियों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको अच्छा लगे उसके लिए भी आप कुछ बोल सकते हैं अच्छा सा, और कोई इनोवेशन कराना चाहें तो उसके लिए भी आप बोल सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे। क्लियर? तो फिर नमस्कार, बाय बाय।